हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ओवरव्यू को। इस पार्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट सेकेंड। ऑक्सीडेटिव फेज से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, ऑक्सीडेटिव फेज में बेसिकली NADPH बनता है और रिबुलोज 5 फॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। और यहाँ पे जो रिएक्शन कैरी ऑन होता है वो फर्स्ट रिएक्शन होता है ऑक्सीडेटिव फेज का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनना है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, उसका नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। और ये वाला जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज करती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ये वाली एंजाइम NADP को यूज़ करती है, फॉर्म करती है, NADP को यूज़ करके NADPH बनाती है। नेक्स्ट जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, जो हमारा इंटरमीडिएट बना है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। एंजाइम है ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेस। और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। तो ये है हमारा बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस पे कौन सी एंजाइम काम करेगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। इससे क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टेट। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टेट पे एंजाइम रोल प्ले करेगी ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेस। और जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है जो एक इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे इस स्टेप में NADPH भी बनता है एंड वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम को 3 इंपॉर्टेंट आयॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम आयॉन्स और मैंगनीज आयॉन्स और कैल्शियम आयॉन्स। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव स्टेप। इसमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था दैट इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। तो इसमें जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के ऊपर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस रोल प्ले करती है। इस एंजाइम को भी NADP+ की रिक्वायरमेंट होती है और ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी करती है। और फाइनली हमारा जो ऑक्सीडेटिव फेज का लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज रिबुलोज 5 फॉस्फेट बन के रेडी हो जाता है। तो ये है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। इसके ऊपर एंजाइम ने काम किया है, वो एंजाइम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। NADP+ यूज़ किया है, NADPH बना है। एक इंटरमीडिएट, एक टेम्पररी इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम है 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। और फाइनली हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते ही ये 6 कार्बन का जो कंपाउंड है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो ऑक्सीडेटिव फेज में 2 NADPH मॉलिक्यूल्स बने हैं, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। वैसे जब भी ये रिएक्शन होता है तो 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है। तो अगर आप देखो तो 6 NADPH मॉलिक्यूल इसमें सिंथेसाइज हो गए हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होकर के 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं 5 कार्बन शुगर्स के बन गए हैं रिबुलोज 5 फॉस्फेट के। नाउ हम सेकेंड फेज स्टार्ट करते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रीजनरेट करना है। तो जैसा मैंने आपको कहा था रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इसमें कैरी ऑन होते हैं। तो रिबुलोज 5 फॉस्फेट जो है, यहाँ से अगर हम देखें ये 2 एंजाइम का सबस्ट्रेट है जो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले ही बताया था। एक एंजाइम होती है एपिमरेज और दूसरी जो एंजाइम होती है कीटो आइसोमरेज होती है। एपिमरेज है रिबुलोज 5 फॉस्फेट 3 एपिमरेज और जो कीटो आइसोमरेज है वो राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज है। रिबुलोज 5 फॉस्फेट 3 एपिमरेज एंजाइम राइबुलोज 5 फॉस्फेट से क्या बनाएगी? ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट की सिंथेसिस करेगी। और जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट पे अगर कीटो आइसोमरेज काम करेगी तो क्या बनाएगी? की राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट पहले ही मैंने आपको बताया है न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राइबोज शुगर जो है उसकी सिंथेसिस इस फिनोमिनन से कैरी ऑन होती है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो हमने पढ़ी थी एंजाइम
ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज किन दो सबस्ट्रेट्स को कंबाइन कर रही थी? एक तो हमारा था ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट और दूसरा जो था हमारा वो क्या था? राइबोस 5 फॉस्फेट। दोनों जो थी 5 कार्बन की शुगर थी। तो ट्रांसकीटोलेज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये एक कीटोन शुगर को एल्डोज शुगर में कन्वर्ट कर देती है 2 कार्बन हटा के, और एक एल्डोज शुगर को कीटोज शुगर में कन्वर्ट कर देती है 2 कार्बन ऐड करके। तो हम ये फिनोमेनन देख लेते हैं किस तरह से ये कर रही है। ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट जो एक कीटोन शुगर थी उससे क्या बना? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आप देख सकते हो ऊपर के 2 कार्बन रिमूव हो गए, तो कीटोन से ये एल्डिहाइड शुगर बन गई। ट्रांसकीटोलेज ने इन टर्न क्या किया? राइबोस 5 फॉस्फेट जो थी उसके साथ में ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन हुआ था, तो ये 2 कार्बन ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट के कहाँ चले गए थे? राइबोस 5 फॉस्फेट के ऊपर ऐड हो गए थे। आप देख रहे हो वो येलो कलर से मार्क्ड है। तो ये बन गया हमारा सीडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट। तो इसने एक एल्डोज से कीटोज बना दिया 2 कार्बन ऐड करके, और कीटोज से एल्डोज बना दिया 2 कार्बन रिमूव करके। इसीलिए इस एंजाइम को ट्रांसकीटोलेज कहते हैं। तो ये 5+5 को 7+3 में ब्रेक डाउन करती है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम को मैग्नीशियम आयॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड थायामीन पायरोफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट भी होती है। नेक्स्ट जो रीअरेंजमेंट हम देखते हैं वो है ट्रांस एल्डोलेज का। अब ट्रांस एल्डोलेज क्या करती है? ट्रांस एल्डोलेज की भी प्रॉपर्टी है, ये कीटोन से एल्डोज शुगर बनाती है 3 कार्बन ट्रांसफ़र करके, और एल्डोज से कीटोज बनाती है 3 कार्बन ऐड करके। अब जैसे हमने पहला वाला रिएक्शन देखा था, तो अभी 7+3 किस में स्प्लिट होंगे? 6+4 में, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो यह हमारा सीडोहेप्टिलोज है, कीटोज शुगर है। इसके ऊपर के 3 कार्बन हट जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 कार्बन शुगर में। और 4 कार्बन शुगर क्या है? एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। और इन टर्न जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था उस पे ये 3 और जाके ऐड हो गए, तो वो बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो उसने एक एल्डोज को कीटोज में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांस एल्डोलेज को कोई भी अदर आयन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तीसरा वाला जो रिएक्शन था वो भी ट्रांसकीटोलेज का था। वो हमने देखा था किसके बीच में? ये हमने देखा था ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट के बीच में और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट के बीच में। मतलब 5+4 की स्प्लिटिंग हमने देखी थी, किस में? 9 की स्प्लिटिंग देखी थी 6+3 में। तो अब अगेन यहाँ जो कीटोज है, जैसे हमने पहले ही देखा था, कीटोन से एल्डोज बनाती है 2 कार्बन हटा के, और एल्डोज से कीटोज बनाती है 2 कार्बन ऐड करके। तो हमारे ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन रिमूव होते ही सिर्फ 3 कार्बन बच जाते हैं, और वो बन जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरी शुगर थी हमारी एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, उस पे 2 कार्बन ऐड करते ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाती है। और जैसा हमने पहले ही पढ़ा था, आगे वाले रिएक्शन में ट्रांसकीटोलेज को क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयॉन्स चाहिए और थायामीन पायरोफॉस्फेट चाहिए। तो यहाँ 5+4 9 की स्प्लिटिंग हुई है 6+3 के अंदर। तो ये हमारा कौन सा वाला है? जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, वो हम फेज पढ़ रहे हैं इसके अंदर। अब हम पूरा समराइज कर देते हैं रिएक्शंस को। तो ये हमारा शुरू हुआ है बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो बीटा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे हमने पहला वाला ऑक्सीडेटिव फेज में देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम जो है वो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करती है, NADP+ एंड NADPH बनाती है। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ये इंटरमीडिएट था, इस पे हाइड्रोलेज एंजाइम काम करती है, और इसके इन टर्न हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट पे एंजाइम काम करती है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजनेज। जब ये एंजाइम रोल प्ले करती है तो अगेन NADPH बनता है, और एक टेम्पररी इंटरमीडिएट बनता है 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और रिबुलोज 5 फॉस्फेट की सिंथेसिस हो जाती है। रिबुलोज 5 फॉस्फेट पे 2 एंजाइम्स काम करती है, एक है राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज और दूसरी है राइबुलोज 5 फॉस्फेट 3 एपीमरेज। तो हमने देखा था ना 2 एंजाइम काम करती है, कीटो आइसोमरेज और एपीमरेज।
तो एपीमरेज का प्रोडक्ट होता है ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जो इनिडायोल फॉर्म है और फाइनली हमारे पास में राइबोज 5-फॉस्फेट बन जाता है। राइबोज 5-फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है तो पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम रोल प्ले करती है और फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट बनता है जिसको न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। देन हमने नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। किसका हो रहा था? राइबोज 5-फॉस्फेट का और ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट का हो रहा था। यहाँ पे दोनों का रिकॉम्बिनेशन हुआ। एंजाइम थी ट्रांसकीटोलेज, तो 5+5 का डिवीजन हुआ था 7+3 में, तो ये हो गया 7+3 में स्प्लिटिंग, सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। फिर लेटर ऑन क्या हुआ था? 7+3 पे एल्डोलेज ने काम किया था और इसे 6+4 में कन्वर्ट किया था, तो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एंड 4 वाला जो है एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। इन टर्न हमने ये भी देखा था कि ये जो एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है ये कंबाइन हो रहा था ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट के साथ में। जब ये इसके साथ में कंबाइन हो रहा था तो ये बना रहा था ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तो ये हमारा समरी डायग्राम है एंड इन एंड ऑल मैं वापस से दिखा देती हूँ। मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाती है, लेकिन कहाँ पे बनती है? सिर्फ ग्लूकोनियोजेनिक टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि वहीं पे ये एंजाइम प्रेजेंट होती है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। तो जिन टिश्यू में ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता है वहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट रीजनरेट नहीं होता। इंस्टेड ग्लिसरैल्डिहाइड तो 3-फॉस्फेट डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ किया जा सकता है। ये एक रिवीजन डायग्राम है जो मैंने फर्स्ट पीपीटी में लगाया था। फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट था उसमें भी मैंने शो किया था, जो समरी बताता है ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। हम डिस्कस कर रहे हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो CSIR नेट यूनिट फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।